पास डिग्रियां भी नहीं है। तो इन्होंने ये सीधा सीधा सीबीआई का मिसयूज नहीं किया है। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ। और एक और बात है मैम जी, जैसे कैथल के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फर्जी वोट बनवा रखे हैं। पिछली बार भी वो फर्जी वोटों के सारे जीते थे। जैसे नरवाना के वोट हैं जी। वो कैथल में बनवा रखे हैं। हाँ तो मैं जी, फर्जी वोटों की यहाँ पर बात हो रही है। हमारे हरियाणा में 2 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं, जी 2 नहीं 3। हाँ। एक तो गुड़गांव से जो एमएलए है मिस्टर कटारिया जो बने हुए हैं, उनके खिलाफ तो बकायदा तौर पे पर्चा दर्ज हुआ है, कोर्ट में मामला चल रहा है कि उस व्यक्ति ने 15 से 20 हजार वोट फर्जी बनाए जी और उनके बलबूते पे विधानसभा का सदस्य चुन करके गया और आज मिनिस्टर बना बैठा है। उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चल रही जी। रणदीप सुरजेवाला जो कैथल से आज विधायक है, उसने भी कैथल विधानसभा क्षेत्र में पंजाब के लोगों के भी और नरवाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों के भी वोट बना रखे जी। और इसी तरह से अम्बाड़ा में विनोद शर्मा जी जो हैं वो भी उनसे 2 कदम आगे, उन्होंने भी इसी तरह से पंजाब के लोगों के, अपनी फैक्ट्री के लोगों के वोट बनाए हुए हैं जो हजारों की संख्या में जी। हमने इलेक्शन कमीशन से अनेक दफा इस बात के लिए शिकायत करी है। अब हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बकायदा तौर पे ये ड्यूटी लगाई है हर बूथ के सतर के ऊपर कि वो स्वयं लिस्टें लेकर के उसकी जानकारी ले जी कि किस वोट के ऊपर कितने फर्जी वोट बने हुए हैं। जो फर्जी वोट बने हुए आप उसको चैलेंज करें। उनको बकायदा तौर पे हमने शिक्षित किया है कि फार्म 6 और 8 जो है 6, 7, 8 जो फार्म अलग अलग हैं, उन फार्मों के तहत आप 6 के तहत तो वोट बना सकते हो, 7 के तहत वोट कटवा सकते हो, 8 के तहत आप चैलेंज भी कर सकते हो और कटवा भी सकते हो। यानी कि अब आप चेक रख रहे हैं इस पर? हमने नहीं चेक तो रखेंगे, लेकिन ये इतने बेईमान लोग हैं, इन पे चाहे जितना मर्जी चेक रख लें आप, ये इस बात से टलने वाले लोग नहीं है क्योंकि इन्होंने तो सारी उम्र बेईमानी करी है। ये तो बेईमानी के साथ सत्ता में आते हैं और लोग फिर जब ये बेईमानी करते हैं, इनकी बेईमानी लोगों के सामने उजागर होती है तो फिर ये अपनी कौन सी चुनसी बदल लेते हैं। चलिए, फिर भी अभय सिंह चौटाला का यहाँ पर कहना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि इस तरह के अगर फर्जी वोट बन रहे हैं तो उस पर चेक यानी कि निगरानी जरूर रखी जाए। सतपाल हमारे साथ हैं। जी सतपाल, बताइए। मैडम, मैं अभय जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में कितना विकास हुआ और हुड्डा सरकार में कितना विकास हुआ? जी चलिए, क्या कहेंगे अभय जी? इस चीज का तो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार के अंदर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगते थे। ये पहली दफा था देश की हिस्ट्री में कि कुआ पैसे के पास चल करके जा रहे हैं। सरकार लोगों के दरबार पे जाती थी। चीफ मिनिस्टर स्वयं हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों से मिलते थे जी। और जो लोगों की डिमांड्स होती थी उनको मौके पे पूरा किया जाता था। ऐसी हालत थी हमारे वक्त के अंदर कि सरपंचों के पास इतने पैसे सरकार की तरफ से दिए गए थे कि सरपंचों ने हाथ खड़े कर दिए थे, हम पैसे खर्च नहीं कर सकते, गांव में जगह नहीं बची। लेकिन इस तरह से विकास हुआ था। आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि हम विकास करा रहे हैं, ये विकास नहीं, ये विनाश कर रहे हैं। ये उस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं जो पैसा लोगों की गाड़े खून पसीने की कमाई है। आज जो सड़कें, जो गलियां हमारे वक्त में बनी थी, उनको उखाड़ करके वहां दोबारा गलियां बनाई जाती जी। तो दोबारा बनाने की बजाय आप उस पैसे को कहीं हॉस्पिटल बनाने पे खर्च करो, कहीं स्कूल बनाने पे खर्च करो, कहीं महिलाओं को और ज्यादा अच्छी सुविधा मिल सके उनके लिए करो, कहीं कोई गरीब बच्चों को साइकिल दो, कहीं कोई गरीब बच्चों को भेदभाव कोई और लाभ पहुंचाओ। के आरोप तो आपके वक्त भी लगते रहे, आपकी सरकार के वक्त भी लगते रहे हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि आरोप नहीं लगते जी। आरोप जो कोई अपोजिशन में है वो आरोप लगाएगा, लेकिन ये फैसला तो जनता करती है कि किसने विकास किया और किसने नहीं किया। जी। ये उनके हाथ में है। हमारे वक्त में जितना गांव में और जितना शहरों के अंदर विकास के लिए पैसा खर्च जी, उसके मुकाबले में आज प्रदेश में 2% पैसा भी खर्च नहीं हो रहा। चलिए, तो ये फैसला जनता की अदालत में है, अभय जी का ये कहना है, और इसका फैसला तो जनता ही करेगी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी बताइए, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज करमवीर जी? हेलो जी रामवीर जी बोलिए। बहन जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। भाई साहब को भी मेरी नमस्कार कहियो, थोड़ी देख रहा हूँ टीवी। जी बिल्कुल, बताइए। मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय नेता ओम प्रकाश चौटाला जी रिहा कब होंगे?
जी बिल्कुल जानेंगे। सतिंदर हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। बताइए सतिंदर, आप क्या पूछना चाहते हैं? अभय जी नमस्कार। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं रोहतक से बोल रहा हूँ, हरियाणा की जनता का जो फैसला जो मान रही है कि जब भी इंडियन नेशनल लोकदल का जो भविष्य है वो भाजपा के साथ जुड़ के ही बन रहा है इस बार, क्या ये संभव हो पाएगा कि भाजपा के साथ गठबंधन या उनके साथ हो सकेगा कुछ? जी चलिए, जनता बहुत जागरूक हो रही है, बहुत उत्सुक है, कुछ चीजों के बारे में जानकारी चाहती है। दोनों सवालों के जवाब अभी जी चाहेंगे कि ओम प्रकाश चौटाला कब इनके बीच आ रहे हैं, और दूसरा देखो मामला न्यायालय में विचाराधीन है जी, और हमारा न्यायालय पे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। राइट। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जल्द न्याय मिलेगा। ये तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उनको कब कोर्ट जमानत दे, कब इस केस का फैसला हो। ये टोटल अदालत के विचाराधीन चीज है। ओके। जहाँ तक सवाल है हमारा और भारतीय जनता पार्टी के समझौते का, जी हमने एक बात बड़ी खुल करके कह रखी, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी का जिस व्यक्ति के साथ आज समझौता है, जब तक उनका समझौता आपस में रहेगा तब तक हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरी बात रही, हमारा समझौता प्रदेश की जनता के साथ है जी, और आज प्रदेश की जनता इस इंतजार में है कि कब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आए। हमारी जो अनदेखी सरकार ने की है, आज लोग उसका बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे चुनाव होंगे जी, लोग कांग्रेस को बड़ी बुरी तरह से पटकनी देने का काम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपकी जो सवाल है उनका जवाब आपको जरूर मिल गया होगा। हमारे साथ राजेश हैं। जी राजेश, बताइए। मैडम जी, जी मैं बादशाह से बात करना चाह रहा हूँ जी। मैं उचियाना से बोल रहा हूँ, झील गाँव से जी। मैं इससे पूछ रही हूँ कि उचियाना में आपके बाप सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने इलेक्शन लड़े, यहाँ पर कोई काम नहीं बन रहा। हाँ। पीछे सीएम था जब बनया था, हमने नहर में से मोरी लुआने कही थी, हाँ। वो भी लगी थी। हाँ। ये तो गोली दे रहे हैं सारे। जी जानते हैं, सब इनके साथ कह रहे हैं कि सब इनके साथ धोखा कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि इनके जख्मों पे मरहम कब लगे? नहीं, उनका सवाल दूसरा था। वो ये कह रहे थे कि चौटाला साहब जो है उन्होंने अपने राज में हमारे यहाँ काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम ना किया होता तो फिर मान करके चलो उचाना की जनता उनको चुनाव में जीत नहीं दे। हाँ। ये 100% था। लोगों ने स्वयं जाकर के उनसे कहा था कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, हम आपको यहाँ से अपना प्रतिनिधित्व बनाना चाहते हैं। और अगर सरकार बनती, आज जो हमारे अपोनेंट है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, वो स्वयं ये बात कहते हैं कि आज जिन डिस्ट्रिक्ट की अनदेखी हो रही है, आज वो वर्कर्स की मीटिंग में प्रेस के रूबरू ये कहते हैं कि पूरे जींद जिले में उचाना जी, उसकी सरकार अनदेखी कर रही है। इसलिए कर रही है कि वो 5 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, वहाँ पे 5 हमारे एमएलए हैं और जानबूझ करके सरकार जो है वहाँ पे कोई विकास के नाम पे पैसा अभी नहीं आप इनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? आपसे उम्मीद रखते हैं। मैंने इनको एक बात बड़ी स्पष्ट कही जी कि हमारे पहले भी जब हमारी गवर्नमेंट थी, समान रूप से प्रदेश में विकास हुआ। आगे भी ये मान करके चलो, जब हमारी पार्टी की गवर्नमेंट प्रदेश में बनेगी, हम 100% पूरे प्रदेश के अंदर समान रूप से काम करेंगे, ताकि हर आदमी को कहीं कोई दिक्कत और कठिनाई है तो उसकी उस समस्या का समाधान हो। सरकार की एक जिम्मेवारी होती है, सरकार किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं, सरकार किसी एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं होती। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो पूरे प्रदेश का होता है, उसको प्रदेश की हर चीज का ख्याल रखना। तो यहाँ पर ये आश्वासन ये आपको जरूर दे रहे हैं कि अगर इनकी सरकार दोबारा से सत्ता में आती है तो फिर एक तरफ पूरे प्रदेश का विकास एक जैसा होगा। अब सुनाते हैं, हमने आपके क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से बात की, जानने की कोशिश की कि वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं और वहां पर कितना विकास हुआ है, उनका क्या कहना है। आइए सुनते हैं। वार्ड नंबर 12 एलनाबाद ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो एलनाबाद में है, यहाँ कोई सुविधा कोई चीज़ नहीं है और
एक्सरे मशीन है उस पर ताला लगा हुआ है, लैब भी नहीं पूरी नहीं है, जो HIV और TB के पेशेंट को और या HB चेक करने के लिए बाकी, और TLC DLC करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी जो विधायक हैं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, वो विधायक रहे हैं। ये कह सकते हैं हम खुले रूप से कि ये गढ़ जो है इनेलो का रहा है, पूरा जिला सिरसा इनेलो का गढ़ है। आज ऐलनाबाद में विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि इनेलो का गढ़ होते हुए कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार ने यहाँ हमेशा जो है अनदेखी की है। उपचुनाव हुआ था, उसके अंदर जो है भाई अभय सिंह चौटाला यहाँ से मौके पर MLA है, और जब जब भी कांग्रेस की सरकारें आई है यहाँ जो है इस हल्के का जो बड़े पैमाने पर जो है यहाँ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ की सड़कें टूटी पड़ी है, 2-2, 3-3 साल हो गए, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। हमारे ऐलनाबाद में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, और बस स्टैंड जो है बैठने की व्यवस्था नहीं है, और सारी सड़कें ऐलनाबाद में टूटी हुई हैं। ऐलनाबाद में इनेलो के विधायक चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हैं। इसकी वजह से हुड्डा सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, क्योंकि इनेलो का विधायक होने के कारण वो उनकी जो उपलब्धियों को ना गिना सके। इसके चलते हमारी मुख्य सड़कें सभी टूटी हुई हैं। क्या कहेंगे अभी जी? यहाँ लोगों का कहना है सड़कों की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और जो बस स्टैंड की समस्या है वो भी है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब बाई इलेक्शन था जी, तो एक गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, बहुत बड़ा गांव है जी, उस गांव के अंदर बाहर एक तख्त पड़ा था बस अड्डे के ऊपर जी, उस पे जाकर के सुबह सुबह बैठ गए। लोगों ने देखा चीफ मिनिस्टर आ गए तो लोग भी वहाँ जमा हो गए। हाँ, वहाँ गांव के लोगों ने उनसे कहा था कि हमारी जो ये रोड है परसा से ऐलनाबाद तक की, जी, इसकी बड़ी बुरी हालत है, आप इसको ठीक करवाएं। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं इस सड़क को जल्दी बनवा दूंगा। अब तो चुनाव है, लेकिन चुनाव के बाद बना दूंगा। नतीजे आने के बाद बनी नहीं, तो मैंने बाकायदा तौर पे विधानसभा में मुख्यमंत्री से कहा था कि आप अपनी पूरी फौज को लेकर के ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में गए हुए थे। हाँ। आपके सारे मिनिस्टर, सारे MLA के गांव में बैठे थे। कोई लोगों की छाती नाप रहा था, कोई लोगों को सड़क बनाने का आश्वासन दे रहा था, कोई किसी के बच्चे को नौकरी देने की बात कर रहा तो था। आपने सुनो, आपने अनेक तरह की घोषणाएं वहां पे करी। हाँ, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उस सड़क को बनाए। उस सड़क को बनाने की बजाय मुख्यमंत्री जी ने उस सड़क के ऊपर टोल लगा दिया। हाँ, और टोल लगा करके लोगों से उस टूटी हुई सड़क पे वसूली शुरू कर दी। मैंने विधानसभा में कहा या तो टोल हटा लो, नहीं हटाओगे तो मुझे लोगों को साथ ले जाकर के उस टोल को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। फिर कल को आप मेरे खिलाफ इस बात के मुकदमे दर्ज करोगे कि इसने सरकारी टोल को हटाने का काम किया। मैं बोला इससे बड़ा अन्याय और तुम लोगों के साथ क्या करोगे? ये केवल बेचारे लोगों की बात ठीक है, किसी गांव की सड़क ठीक नहीं। आज मेरे हल्के में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जी, मतलब है तो पूरे प्रदेश के साथ, हाँ, लेकिन जब हाँ। मेरे हल्के की बात चल रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरा हल्का सारा राजस्थान की सीमा के साथ सटा हुआ है। जी, और वहां पे जब तक हमारी गवर्नमेंट रही थी, राजस्थान के लोग पानी लेने के लिए आया करते थे, पीने का पानी हमारे यहाँ से लेके जाया करते थे। अब ऐसी हालत होगी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को पीने का पानी 1000 रुपए 2000 रुपए टैंकर के हिसाब से राजस्थान से खरीद तो करके लेके आना पानी की बेहद कमी। एक कॉलर हमारे साथ पानी जुड़ गए नहीं, हैं अभी जी। अकेले पानी की जी। नहीं है, पानी के साथ साथ हेल्थ की सबसे बड़ी जरूरत है आज। हाँ, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई स्टाफ नहीं, अगर कहीं है तो केवल खाली ताले लगे हुए। तो चलिए आप मानते हैं कि ये समस्या वहाँ पर है। आज स्कूलों में टीचर्स नहीं है, टीचर्स की बहुत कमी है। इसी की वजह से आज प्रदेश की जो गवर्नमेंट हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का जो रिजल्ट आया, हाँ, उसमें 50% लोग बच्चे बड़ी मुश्किल से पास हो पाए। इस बिल्कुल, सबके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो सरकार है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन सरकार इसलिए नहीं करती क्योंकि वहां से विधायक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। तो चलिए और कहीं इंडियन ना कहीं नेशनल लोकदल की बात नहीं, जहाँ कांग्रेस की विधायक है वो लोग मेरे से ज्यादा दुखी है। मैं तो फिर भी कई अधिकारियों से हाथा जोड़ी करके मना लेता हूँ। मैं विधानसभा में किसी ना किसी मिनिस्टर से हाँ करवा लेता हूँ कि भाई तू मंत्री है, चीफ मिनिस्टर तो नहीं कर रहा, तेरी जिम्मेवारी बनती है, तू कर दे। मैं तो फिर भी छोटा मोटा अपने जितना हिस्सा बनता है ले लेता हूँ।
लेकिन बेचारे कांग्रेस के लोग मेरे से भी ज्यादा दुखी। तो बिल्कुल यहाँ अभय जी का कहना है कि वो जितनी भी कोशिश करते हैं अपने बलबूते पे कोशिश करते हैं कि उनके इलाके का विकास हो सके, लेकिन क्योंकि सरकार उनकी नहीं है इसलिए कहीं ना कहीं बेबस जरूर नजर आते हैं। हमारे साथ संदीप हैं। जी संदीप बताइए। हाँ जी, मैं भाई साहब को नमस्कार करता हूँ। मैं अलेवा जिला जींद से बोल रहा हूँ जी। जी बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब से कि जी हमारे प्रिय नेता आप भी हैं जी और अजय जी हमारे बीच में कब होंगे जी? चलिए जरूर जानेंगे उनसे। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनकी भी बात सुनते हैं। जी बताइए। हेलो जी बताएं। मैडम, मैं माननीय खेल मंत्री से एक बात शेयर करना चाहता हूँ जी। क्योंकि जो मौजूदा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का जी, उसकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश का युवा युवाओं की बात कर रहे हैं, बीच में इनका जो कॉल है वो कट गया है। जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, शायद उसी तरफ इनका इशारा होगा कि युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। और अजय जी के बारे में जानना चाहा कि वो कब बाहर होंगे। दोनों सवालों के जवाब। आपको एक बात बताना चाहूंगा जी। ये जो युवाओं की चर्चा है जी, हमारे यहाँ पे SCZ के नाम से सबसे ज्यादा लाइसेंस दिए गए जी। 35 लाइसेंस अकेले हरियाणा ने दिए और उन 35 में सबसे बड़ा लाइसेंस जो था वो भी हरियाणा का था। हाँ। और उसमें दिया गया था अंबानी को जी। उन्होंने करीब कोई 5000 एकड़ जमीन SCZ के नाम पे ली और चीफ मिनिस्टर ने ये कहा जब हमने उसका विरोध किया कि SCZ नहीं लगने चाहिए, ये केवल मात्र लोगों की जमीन को कैसे हड़पा जाए जी, उसके लिए सारा षड्यंत्र अंबानी और चीफ मिनिस्टर मिलकर के रचने। तो चीफ मिनिस्टर ने लोगों से ये कहा था कि इससे ओम प्रकाश चौटाला को और इनकी पार्टी को इसलिए तकलीफ है कि इससे 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ये भी उसने कहा था कि हम हर उस व्यक्ति को जिसकी जमीन इसमें आएगी उसको प्लॉट देंगे और उसके बच्चे को नौकरी दिलवाएंगे। आज SCZ तो नहीं बने, हमने जो बात कही थी आज वो साबित होगी। SCZ के नाम पे ली हुई जमीन लोगों को वापस करनी चाहिए थी क्योंकि SCZ नहीं बन रहा। सरकार के सामने SCZ का प्रस्ताव लेके आए कि SCZ बनाए और जब उस पर्पज को अंबानी पूरा नहीं कर रहा तो सरकार की जिम्मेवारी बनती कि अंबानी से जमीन लेकर के किसान को वापस कर ताकि किसान उस पर अपना गुजारा कर सके। लेकिन बजाय उसको देने के वापस किसान को करने के चीफ मिनिस्टर ने ये आदेश जारी कर दिया, कैबिनेट की मीटिंग बुला करके कैबिनेट में फैसला कर दिया कि अंबानी उस जमीन को चाहे तो प्लॉटिंग करके इंडस्ट्रियल प्लॉट बना करके बेच दे, चाहे उसमें सोसाइटी बना दे और चाहे उसमें सेक्टर काट दे, लोग चाहे उसमें जो मर्जी सुनो, हैं। चाहे उसमें जो मर्जी करे। लेकिन ये उसने इसलिए किया कि जिस जमीन की कीमत उस वक्त 20 लाख रुपए एकड़ थी जी, आज उस जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से है क्योंकि उन जमीनों की रजिस्ट्रियां 5-5 करोड़ की हुई है। आज 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की जमीन होगी। इसमें मुख्यमंत्री ने 1,00,000 करोड़ रुपया जो है 1,00,000 करोड़ रुपया बाकायदा तौर पे इनसे लिया है। अबे जी और लोग इस पे हमने कहा है कि अगर इसमें इस तरह की बेईमानी अगर कहीं नहीं हुई है तो फिर इसकी जांच कराई जाए। ये फैसला क्यों किया गया, लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों, और उन बच्चों को बेरोजगार उन पढ़े लिखे बच्चों को अगर किसी ने बेरोजगार इस हरियाणा प्रदेश में बनाया तो इस मुख्यमंत्री ने बनाया, इसने उनको समझ में दिखाया। आपकी सरकार सत्ता में आती है तो उन बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या करेंगे, ये लोग जानना चाहते हैं, ये उम्मीद रखते हैं लोग। हमने बाकायदा तौर के ऊपर ये तय कर रखा है कि हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी हम बेरोजगार युवकों को कम ऋण पे बहुत कम ब्याज के ऊपर पैसा उपलब्ध कराएंगे ताकि वो बच्चे बैंक से लोन लेकर के अपना कारोबार शुरू कर सकें। चलिए बहुत बेहतर। और उसके साथ साथ जो पढ़े लिखे लड़के होंगे जो बेरोजगार होंगे हम उनको एक बेरोजगारी भत्ता देंगे जिससे उस बच्चे का अपना काम भी चल सके, उससे वो अपना कोई छोटा मोटा काम भी शुरू कर सके। तो चलिए यहाँ पर अभय सिंह चौटाला एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो बेरोजगार भत्ता शुरू करेंगे और फिर कम इंटरेस्ट पर लोन युवाओं को मिलेगा जिससे कि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। ये आश्वासन वो हरियाणा के युवाओं को इस चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर देना चाहते हैं। हमारे साथ सुधीर हैं। जी सुधीर बताइए। सुधीर एडवोकेट चौधरी अभय सिंह जी नमस्कार। जी बताएं। सर आज एक ड्रामा चलता है, रोज अखबार में आता है, पेपर में आता है कि कांग्रेस के कुछ नेता
कि कहते हैं सीएम ने हमारे हल्के में विकास नहीं किया, सीएम हमारी अनदेखी करता है, जबकि वो एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। ना ही तो कोई रिजाइन देता, ना ही कोई सोनिया के दरबार में जाता और ना ही कोई पब्लिक की बात उठाए। ये किस प्रकार का षड्यंत्र लोगों के लिए ये इलेक्शन के टाइम में आके कर रहे हैं? जी, लोग कुछ राजनीतिक समीकरण को समझना चाहते हैं यहाँ पे। ये जो आपने बात मुझसे पूछी है ये कुछ हद तक ठीक है। इन्होंने विकास तो कराया ही नहीं, ये तो विनाश करने पे लगे हुए। लेकिन कांग्रेस का कोई भी एमएलए या कोई मिनिस्टर ये नहीं चाहता कि उसके कहने से मुख्यमंत्री कहीं कोई 4 ईंट लगा दे। इनके जब अपने पर्सनल काम आते हैं, जब इनको किसी को भी जाकर के कोई भी लाइसेंस लेना होता है किसी सोसाइटी के लिए, किसी इंडस्ट्रियल टाउन के लिए, कहीं कोई प्लॉट लेना होता है, तो फिर ये मुख्यमंत्री के दरबार में जाते हैं। तब मुख्यमंत्री इनकी बात को सुन लेता है। और जब कोई आप जैसा साथी उनसे जाकर के मिलकर के कहता है कि मेरा फलाना काम है, तो मुख्यमंत्री पे टालते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी सुनता नहीं। इनके पर्सनल काम जो है, इनसे पूछो कि वो तुम्हारे कैसे हो रहे हैं, वो तुम कैसे करवा लेते हो। अगर तुम्हारे पर्सनल होते हैं तो फिर तुम्हारी जिम्मेवारी जनता के काम करने की भी है। लेकिन जनता के काम करने की बजाय जनता की अनदेखी करना कांग्रेस का सदा से एक सरोकार रहा है। उन्होंने वोट ले लिए, वोट लेने के बाद आज केवल मात्र अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। वैसे भी अब चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में आवाम की बेहद जिम्मेदारी बन जाती है कि जितना जागरूक आवाम होगा उतना ही वो सही फैसला अपने वोट का कर पाएगा कि उसे किसे चुनाव में जिताना है। बलविंदर है हमारे साथ। जी बताइए बलविंदर। हेलो जी बताएं। मैं चौटाला साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या जमीनी घोटाले वादा के खिलाफ जांच करेंगे सरकार आने पर? क्या आप पूछना चाहते हैं, जरा दोबारा से दोहराइए। जी अभय जी समझ गए हैं। जी बताइए अभय जी। वो पूछ रहे हैं कि ये जमीनों के जो घोटाले हो रहे हैं, जी उनके बारे में इंक्वायरी कैसे आप करेंगे? आपकी सरकार बनने के बाद कोई कार्रवाई होगी क्या? ये जमीन कोई अपने साथ नहीं ले जाएंगे और ना ये इस प्रदेश से जो पैसा इन्होंने लूटा है उसको साथ लेकर के जा सकते। हमारी सरकार आने के बाद जब इनके खिलाफ कंप्लेंट आएगी, हम 100 का 100% उसकी इंक्वायरी कराएंगे और जिसमें जो दोषी लोग होंगे उनको बाकायदा तौर पे दंडित करवाएंगे। ये एक चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी बनती है जी। इस तरह से अगर छूट दे दी जाए फिर तो सारे लोग इस प्रदेश को लूट करके खा जाएंगे। तो इन्होंने कसर नहीं छोड़ रखी लूटने में। मैं इसके लिए एक आपको छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ जी, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे कांग्रेस इस प्रदेश को लूट रही। एक बार एक सेठ के घर पे डाका पड़ गया जी, और सेठ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थानेदार ने आकर के 4-5 भाइयों के साथ उसके घर आया, पूछा सेठ तेरे कहाँ से क्या उठा के ले? उसने तिजोरी खोली कि इसमें मेरे बच्चों के, इसमें मेरे सारा सामान, इसमें मेरे हीरे थे, मोती थे, कुछ सोना गिन्नी सब थे जी, वो ले गए। उसने वो जो गिन्नी गुन्नी पड़ी हुई थी 2-4-5 थानेदार ने उठा करके अपनी जेब में डाल दी। उसके बाद उसने पूछा कि और क्या लेंगे? उसने अपनी अलमारी खोल दी, उसमें कोई कपड़े थे और थे, बच्चों के थे, अपने थे, उसकी वाइफ की साड़ियाँ थी। कहने लगे ये भी बड़ी कीमती थी, सारी ले गए। उसने कोई 2-4-5 पड़ी थी, वो 2-4 सिपाही जो साथ थे उन्होंने उठा ली। तो उसने थानेदार ने कहा कि सेठ जी आप बैठ करके लिस्ट बनाओ कि कहाँ से क्या क्या सामान ले गए। सेठ कहने लगा लिस्ट तो तब बनाऊंगा जब डाका थमेगा, अभी तो डाका जारी है तुम्हारा। तो ये तो दोनों हाथों से 8.5 वर्ष से इस प्रदेश को लूट के खा रहे हैं और आज भी उस काम में लगी हुई है ये सरकार बुरी तरह से। तो मान करके चलो जो लूटेंगे इसको वो साथ नहीं ले जा सकेंगे, तो उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल हिसाब देना पड़ेगा, और ये कहते हैं कि अगर सत्ता में आते हैं तो हिसाब जरूर मांगेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी बताइए। जी बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी विजेंद्र बोलिए। विजेंद्र आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक। हेलो जी जी बताइए। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ ये 32 लाख रुपए में जब इन्होंने HTS तेजा खेरा फार्म में बैठ के बेचते थे। जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, 32 लाख रुपए में जब इन्होंने HTS बेचे थे हाँ, तब इनको नहीं पता था कि हमारी सरकार नहीं आएगी तो हमारे को भी जरूरत पड़ेगी इन लोगों की। जी अबे जी एक भी आदमी तो बेचारा इस चीज की बात करता है, इसको समझ नहीं होगी इन सारी चीजों की। खैर कोई कांग्रेस का होगा, कोई बैठे को तकलीफ होगी, सच्ची बात सुनना बड़ा मुश्किल होता है जी। हमारी वक्त के अंदर जितने लोगों को रोजगार मिला उनमें कोई भी एक आदमी ऐसा कंप्लेनेंट नहीं है पूरे प्रदेश में। लाखों लोग जॉब पे लगे थे।
और बहुत से लोग ना भी लगे होंगे, लेकिन किसी ने आज तक ये कंप्लेंट नहीं करी कि भाई हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के या चौधरी देवीलाल के राज में एक नया पैसा रिश्वत के तौर पे किसी को दिया। आज कांग्रेस के अंदर तो शरेआम लोग इस बात के इल्जाम मंत्रियों पे लगाते हैं, चीफ मिनिस्टर पे लगाते हैं, इनके सीपीएस पे लगाते हैं, इनके एमएलए के ऊपर लगाते हैं। और इसके साथ एक और बड़ा उदाहरण बताता हूँ, ये जो 3206 जेबीटी टीचर्स की वजह से चौटाला साहब को आज 10 साल की षड्यंत्र के तहत सजा हुई जी। उसमें कोर्ट ने बकायदा तौर पे जिस जज ने ये ऑर्डर किया उसने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इसमें कहीं एक नए पैसे का लेन देन नहीं है। अगर हम लोग कहीं इस तरह का भ्रष्टाचार करते जी तो फिर उसमें भी ये लिखा जाता कि भी इसमें पैसे लिए गए। हमने कभी भी किसी भी आदमी को रोजगार दिया उसको मेरिट के आधार पे दिया, हमने कभी किसी गरीब की अनदेखी नहीं करी। हमने ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये फलानी पार्टी। मेरिट के आधार पर ये चीजें हुई। अब थोड़ा आपके हल्के की बात करते हैं। आपके विपक्ष के वहां जो लोग हैं उनकी आपके बारे में क्या राय है, वो क्या आपके बारे में सोचते हैं, आइए वो भी सुनते हैं। हमेशा लोगों की कॉलेज की मांग भी उठती रही, लोकदल की सरकार भी 3-4 बार बनी, लेकिन वो मांग आश्वासन देने के बावजूद भी लोकदल के लीडरों ने, उनकी सरकार ने कभी पूरी नहीं करी। एक कमी जो सबसे बड़ी रही है वो ये रही है कि जो हमारा स्थानीय यहाँ से एमएलए है वो लोकदल से वास्ता रखता है, लेकिन उन्होंने कभी भी आज तक पिछले 4 साल में हमने नहीं देखा कि उन्होंने कभी एलनाबाद हल्के की कोई भी मांग विधानसभा में उठाई हो। वो एक ही बहाना बनाते हैं कि जी सरकार कांग्रेस की है, हम अपोजिशन के हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में अपोजिशन के लोग भी होते हैं, रूलिंग के भी होते हैं। तो यहाँ इनका कहना है कि कोई विकास एलनाबाद में आपके हल्के में नहीं हुआ है, किस तरह से जवाब देंगे? शायद जो साथी पूछ रहा था ये अखबार भी नहीं पढ़ता होगा, टेलीविजन भी नहीं देखता होगा, रेडियो भी नहीं सुनता होगा जी। आज अगर सबसे ज्यादा किसी विधानसभा के सेशन के दौरान कोई अपने हल्के की बात करता है तो मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो क्वेश्चन आवर्स के अंदर भी दूसरों के किसी के क्वेश्चन चलते हैं उनमें भी सप्लीमेंट्री लेकर के अपने हल्के की बात जरूर करता हूँ। देखो कांग्रेस में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है उसको इस बात से तकलीफ हो सकती है अभी यहाँ पे लोकदल का एमएलए क्यों है जी, लेकिन मैं इनसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब विधानसभा का सत्र फिर आएगा, वो चंडीगढ़ आ जाए, मैं उनको बकायदा तौर पे पास बनवा करके दे दूंगा। विधानसभा के अंदर आकर के देख ले कि तुम्हारी आवाज को कौन तो बुलंद करता है, कौन तुम्हारी आवाज को वहां पे दबाता है। खुला चैलेंज यहाँ अभय चौटाला इस कार्यक्रम के जरिए दे रहे हैं कि वो जितनी आवाज अपनी विधानसभा में बुलंद करते हैं उतनी कोई नहीं करता, और जितनी बात वो अपने हल्के की उठाते हैं उतना भी कोई नहीं उठाता। ये जरूर जानना चाहूंगी कि फिर से, क्योंकि कुछ कमियां हैं, इलाके में विकास नहीं हुआ, आपने खुद माना, उसके पीछे कई कारण हैं, कई रीजन हैं जो आपने बताए हैं, लेकिन फिर से आप लोगों से क्या वायदा करना चाहेंगे? फिर से चुनाव आने वाले हैं, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हमारी प्रदेश में जब सरकार बनेगी जी, मैं खास करके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से कहना चाहूंगा जी कि आज जो दिक्कत और कठिनाइयां उनके सामने मुंह बाग करके खड़ी है, लोगों को उसके लिए मांग नहीं करनी पड़ेगी। एक विधायक की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने इलाके में जहाँ टूटी हुई सड़क है उसको ठीक करवाए, जहाँ स्कूल है उसमें टीचर्स की पूर्ति करवाए, जहाँ पीने के पानी की किल्लत है वहाँ पीने के पानी का बंदोबस्त करवा करके दे। और खास करके मेरा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है जी, उसके लिए हमने जब हमारी सरकार थी एफर्ट्स किए थे। इलाहाबाद के अंदर 4 गांव ऐसे हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ जमीन का पानी खारा था, नहर का पानी कहीं से आ नहीं सकता था, और हमने अपनी गवर्नमेंट के अंदर राजस्थान कैनाल से 92 क्यूसेक पानी लेकर के उन लोगों को दिया। आज उनके खेत आबाद हैं। तो चलिए तो अब इसलिए जी हमें अपने हल्के के लोगों की परवाह है। तो अभी आपका कहना है कि सरकार सत्ता में आती है तो फिर पूरा विकास एलनाबाद का होगा, जो कमियां हैं आप उसे दूर करने का वादा लोगों के साथ नहीं, मैं एक और कहूंगा जी कि जो बात आज आप मेरे से कर रही है, हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपसे ही कहूंगा कि आप भी हल्के के लोगों को बताएं कि किस तरह से एलनाबाद में विकास हो रहा है।
चलिए, हमें उस दिन का इंतजार और उस बात को करने का इंतजार, और शायद लोगों को भी इस बात का इंतजार जरूर रहेगा। वक्त है ये जानने की कि जनता की नजर में ये कहां पर खरे उतरते हैं, जनता टीवी का सर्वे इनके बारे में क्या कहता है, और इनके जो दावे हैं, जो इन्होंने वायदे किए थे, वो कहां पर पूरे उतरते हैं। आइए डालते हैं एक नजर।